हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या मां शारदे टीचिंग सेंटर में क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सप्रसंग व्याख्या। क्या सप्रसंग व्याख्या, जो कि हमारे एग्जाम में 8 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है। क्या 8 अंक का प्रश्न सप्रसंग व्याख्या से पूछा जाता है, 4 अंक गद्यखंड से और 4 अंक का काव्यखंड से, मतलब टोटल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है 7 फरवरी को होने वाला है हिंदी का। क्या हिंदी का एग्जाम 7 फरवरी को होने वाला है? और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई एक्सप्लेनेशन। क्या मोस्ट वीवीआई एक्सप्लेनेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा। बस आपको क्या करना है, बस इतना तैयार कर लेना है और 8 अंक पक्का आएगा। क्या बस इतना तैयार कर लेना है और 8 अंक पक्का आएगा। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यदि आपका इसका पीडीएफ नोट चाहिए, क्या यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है, एमएस टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? इसको क्या करना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सप्रसंग व्याख्या करने का एक ट्रिक होता है, सिंपल सा। बस आप क्या कीजिए कि उस ट्रिक को जान लीजिए, ऊपर का 1-2 लाइन किस तरह से लिखना है, बाकी बात सब में सेम ही रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे उत्तर देना है, उसके बाद लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के ओ सदानीरा शीर्षक आत्रा संस्मरण से ली गई है। क्या आत्रा संस्मरण से ली गई है और जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। बस आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर का नाम दे देना है और उसके लेखक क्या है वहां तक लिख देना। उसके बाद क्या है कि इस पंक्ति के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर मनुष्य की पाशविकता प्रवृत्ति, क्या पाशविकता प्रवृत्ति मतलब कि पशु के समान वृत्ति वाला एवं दूषित मानसिकता का वर्णन किए हैं। क्या किए हैं कि पाशविकता प्रवृत्ति एवं दूषित मानसिकता का वर्णन किए हैं। मानव ने बड़ी निर्ममता से धरती के ऊपर अनेक अत्याचार किए हैं। उसने हरे भरे जंगलों का विनाश किया है जिससे धरती निर्वस्त्र हो गई। क्या उसने हरे भरे जंगलों का विनाश किया है जिससे क्या हुआ है कि धरती जो है निर्वस्त्र हो गई है। उसके बाद इसमें क्या लिखना है कि उसकी सहनशीलता क्षीण हो गई है, वर्षा कम होना, भूमि एवं नदियों का कटाव, पर्यावरण प्रदूषित होना, अनियमित ऋतु परिवर्तन इत्यादि विसंगतियां तथा दोष उत्पन्न हो गए हैं। यह है वसुंधरा योगी मानव के काले कारनामे। उसके बाद लिखेंगे कि ठीक उसी प्रकार धर्माध मानव ने अनेकों धर्म स्थलों को तोड़े, मूर्तियों को ध्वस्त किए हैं, सभ्यताओं एवं सुसंस्कृतियों पर प्रहार किया है, उन्हें क्षति पहुंचाए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वसुंधरा भोगी मानव तथा धर्माध मानव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बस इतना आपको क्या कर देना है, इसमें लिख देना है और पक्का 4 अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है दूसरा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और 100% गारंटी है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद क्या है दूसरा जो है कि चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। क्या है कि चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। इसमें क्या करना है, उसी तरह से आंसर देना है। फिर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के करवक शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। मतलब सब में यहां तक तो ऐसे सेम ही लिखाएगा। उसके बाद लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से, क्या इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी तुलना चंद्रमा से करते हुए कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने इस धरती पर
चंद्रमा की तरह अवतार दिए हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है लेकिन वह पूरी सृष्टि को प्रकाशमान किए हुए है। क्या? लेकिन वह जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है लेकिन वह पूरी सृष्टि को प्रकाशमान किए हुए है। उसके बाद लिखना है कि ठीक उसी प्रकार कवि के एक ही नयन है, अर्थात दोष से गुण को नहीं छिपाया जा सकता। बस आपको क्या करना है, इतना इसमें लिख देना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या 3 नंबर वाला जो एक्सप्लेनेशन है क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। मतलब इसमें क्या करना है, इसको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको बताएं कि सप्रसंग व्याख्या करने के लिए 2 चीज मालूम होना चाहिए कि जो पंक्ति है वो किस पार्ट से है और उसके राइटर कौन है, इतना। उसके बाद क्या करना है कि इसमें उसी तरह से लिखना है क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। क्योंकि ये जो पंक्ति है उसमें क्या है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। उसके बाद क्या है कि इस पंक्ति का मतलब क्या करना है, व्याख्या करना है। इसमें लिखेंगे कि यह उक्ति ब्रिटिश सेवा में कार्यरत जमादार लहना सिंह की है। क्या है कि यह उक्ति जो है ब्रिटिश सेवा में कार्यरत लहना सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं, लहना सिंह के हैं। और उसमें फिर लिखना है कि उसके शरीर की रगों में युद्ध करने की आरुकता है। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे। मोर्चे पर निष्क्रिय डटे रहने से वह क्षुब्ध है, इसलिए वह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कुंद हो जाती है। इस प्रकार कहानीकार ने इन पंक्ति से सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण किया है। उसकी भुजाएं युद्ध करने के लिए फड़फड़ाती है और वह अपने शौर्य को प्रदर्शित करना चाहता है। बस आपको क्या कर देना है, इतना लिख देना है। उसके बाद अगला जो है 4 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है 4 नंबर का, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या एक भी एक्सप्लेनेशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या है कि प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल की। क्या प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल की। मतलब इसका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो क्या करेंगे उसी तरह से कि प्रस्तुत पंक्ति भूषण की कविता छत्रसाल दशक से ली गई है। क्या मतलब प्रस्तुत जो पंक्ति हमारे पास दिया गया है वह भूषण की कविता छत्रसाल दशक से ली गई है। उसके बाद क्या कहेंगे कि कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं को काटकर कलिका अर्थात काली देवी को सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। अर्थात वह मृत्यु देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का कलेवा प्रदान कर रही है। उसके बाद लिखना है कि छत्रसाल की तलवार शत्रु योद्धाओं के अनेक समूहों को काट रही है। बस इतना लिख देना है, इतना ही 4 अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा और है। क्या है 5 नंबर में कि जादू टूटता है इस उषा का, क्या जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। मतलब जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। इसका सप्रसंग क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ठीक उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे उत्तर लिखें, उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बस उतना आपको याद रखना है। क्या करना है कि किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। उसके बाद फिर लिखना है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण करते हुए यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं।
तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। सूर्योदय के साथ सूर्य का फैलने से उष्मा सुंदरी का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। बस इसमें क्या करना है, इतना लिख देना। 6 नंबर में हमारे पास दिया गया है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या करना है कि सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको जैसा हम बताएं कि शुरू वाला वही लिखना है, वही स्ट्रक्चर आपका रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि उसका जो यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है किस चैप्टर से है, उसके राइटर कौन है। इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जयप्रकाश नारायण के संभाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। क्या है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां है जयप्रकाश नारायण के जो संभाषण है, जयप्रकाश नारायण के जो भाषण है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें फिर इसका व्याख्या करना है कि आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। क्या मतलब आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे भी मित्र थे जो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी के मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। जो कार्य गलत हैं, जो सिद्धांत गलत हैं, उन्हें उनसे झगड़ा है। बस इतना क्या कर देना है, आपको लिख देना है। उसके बाद 7 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI है, 2024 में एग्जाम में आने वाला है। क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है। क्या होती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको क्वेश्चन बैंक उठा करके भी देख सकते हैं। क्या है इसका क्या करेंगे, सब प्रसंग व्याख्या। इसमें हम लोग लिखेंगे कि उत्तर यहाँ दिए, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्या यहाँ हो जाएगा, क्या पंक्तियां सुप्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया है। क्या प्रस्तुत जो पंक्तियां यहाँ पे है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पाठ पुत्र वियोग से लिया गया। उसके बाद क्या है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए एक खुशियां बेकार है। बस आपको क्या कर देना है, इतना लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो 8 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है, मात्र 2 प्रश्न बचा है। क्या है कि दिन सब अंगहीन छीन मालिन अधि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या दिन सब अंगहीन छीन मालिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इसका क्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे जिस तरह से सब में लिखते थे। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि तुलसीदास के द्वारा रचित पद विनय पत्रिका से ली गई है। क्या मतलब प्रस्तुत पंक्तियां जो है महाकवि तुलसीदास जी के जो द्वारा रचित पद है उसके विनय पत्रिका से लिया गया। उसके बाद लिखना है इसमें कि इन पंक्तियों के माध्यम से कभी अपनी बात माता जानकी से अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या करते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कभी अपनी बात माता जानकी के मतलब सीता माता के माध्यम से अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर क्या है कि कभी अपनी बात पहुंचाने के क्रम में परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि कभी अपने बात पहुंचाने के क्रम में परिचय देते हैं कि हे प्रभु मैं बड़ा दीनहीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, परंतु आपका दास हूँ, आपका कीर्तन भजन करता हूँ, आपका ही नाम ले लेकर अपना पेट भरता हूँ।
हे प्रभु कृपा करके मेरी दशा पर विचार कीजिए, क्योंकि मैं आपका ही भक्त आपकी शरण में हूं। बस आपको इसमें क्या कर देना है, इतना लिख देना है और 4 में से 4 अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, क्या है 9 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और 2024 के लिए मोस्ट भी आई है। क्या है कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। क्या है, फिर से इसको एक बार देखिएगा कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। आप समझ चुके होंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। यह जो है तुमुल कोलाहल कलह चैप्टर से लिया गया है और इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद है। तो उसी तरह से इसमें क्या कर देना है, लिख देना है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में पाठ से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यहां तक लिखें। उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर गाती है कि हे मेरे मन, जब जीवन पवन की 4 दीवार में बंद होकर जलकर झुक जाता है। क्या होता है कि जब जीवन पवन की 4 दीवार में बंद होकर झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए विश्व वन की मैं बसंत ऋतु हूं, अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूं। बस आपको क्या कर देना है, इसमें इतना लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार देते हैं, गोली मार दी जाती है। क्या है कि नहीं फौज वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो क्या करना है, बस आपको क्या फौजी के बात आया तो सिंपल सा सीधा सा दिमाग लड़ाइए कि सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक है मोहन राकेश। इतना आद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है दिगंत भाग 2 के सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मोहन राकेश है। यहां तक लिख दें, काफी शानदार लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बारे में लिखेंगे। क्या है कि मानक की प्रतीक्षा में, क्या मानक की प्रतीक्षा में बिस्नी और मुन्नी, यहाँ पे बिस्नी कर लीजिएगा, क्या बिस्नी और मुन्नी पड़ोसन कुंती से बातचीत कर रही है। इसी बीच 2 नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने बिस्नी के समक्ष आ जाती है। बातचीत के क्रम में मालूम होता है कि दोनों लड़कियां बर्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर आई है। बर्मा में अंग्रेजी और जापानी सेना के बीच, क्या सेना के बीच युद्ध चल रही है। मानक भी बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है, क्या बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है। उसके बाद क्या है कि तर्क वितर्क, यहाँ पे क्या होगा, वितर्क होगा। क्या यहाँ कर लीजिएगा, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क के प्रसंग में बर्मी लड़कियां, मतलब बर्मा से जो लड़कियां 2 आई है, बर्मी लड़कियां यह कहना चाहती है कि बर्मा से कोई फौजी भागकर नहीं आ सकता है, और वह कहती है, क्या कहती है कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है और वे भाग नहीं सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बस आपको इतना लिख देना है, इसमें आपको 4 में से 4 अंक जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यदि आपको इसका PDF नोट चाहिए, क्या PDF नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।